इंसान का नफ्स इंसान को इंसान नहीं रहने देता, कभी गुस्से की आग में जलाकर, कभी ताकत के गुरूर पर बिठाकर उससे ऐसे गुनाह सरजद करवाता है जिसका मदावा नहीं हो सकता। घोटकी में होने वाले ऐसे ही एक अलमनाक वाक़े ने लोगों को वर्ताए हैरत में डाल दिया, जिसमें एक कातिल नफ्स के बहकावे की आग में जल रहा था। इसी रकाबत की आग ने उससे एक मासूम इंसान का कत्ल करवा दिया। रकीब इश्क और मोहब्बत की दास्तानों का वो किरदार है जिसके बगैर मोहब्बत की दास्तान मुकम्मल नहीं होती। लेकिन जो दास्तान आप सुनने जा रहे हैं वो मर्द और औरत की नहीं बल्कि दो लड़कों की दोस्ती की कहानी है, जिसमें एक तीसरा शामिल हो गया, बना दिया गया जिसे रकीब। अंदरूनी सिंध के इलाके गफ्फार कॉलोनी के रहने वाले कुर्बान लबानो और इमरान भट्टी का याराना किसी का कत्ल कर गया, बना दिया उन्हें एक कातिल, पहुंचा दिया इन्हें जेल की कोठड़ी में। इन दोनों के हाथों कौन कत्ल हुआ और ऐसा क्या था कि कत्ल करना ही जरूरी हो गया था? इनका शिकार था अहमद अली सूमरो, एक पढ़ा लिखा बाइखलाक नौजवान जिसे इल्म हासिल करने और इल्म की रोशनी दूसरों तक फैलाने का जुनून था। अपने जुनून के हाथों मजबूर होकर अहमद अली सूमरो न सिर्फ इलाके बल्कि दूसरे इलाकों में जाकर बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करता। अहमद अली ने घर में ही दरसगाह खोल रखी थी और ये तालीम मुफ्त दी जाती थी। वो हमेशा वेलफेयर और सोशल काम करता रहता था, तो जो इमरान था वो उसके पास आता रहता था और ट्यूशन फ्री में पढ़ता रहता था, और उसके अलावा वो ट्यूशन में और पढ़ाई में, स्टडी में उसकी हेल्प करता रहता था। अहमद अली सोमरो के कई गरीब शागिर्दों में से एक शागिर्द इमरान भी था, जिसे वो पढ़ने लिखने में मदद देता था। लेकिन इस गांव में ऐसा भी कोई एक था जिसे इमरान का अहमद अली सोमरो के पास जाना और पढ़ना लिखना पसंद नहीं था, और वो था इमरान का दोस्त कुर्बान लबानो। इमरान पढ़ने तो जाता था मगर जबरदस्ती। इमरान के माँ बाप उसे अहमद अली सूमरो के घर भेजते थे ताकि वो कुछ पढ़ लिख जाए और बुरी सोहबत से बचा रहे, और ये बुरी सोहबत थी कुर्बान लबानो की। इमरान के वालिदैन जाते थे कि इमरान ने कुर्बान लबानो के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया है। वो चाहते थे कि इमरान अहमद सूमरो के साथ अपना ज्यादा वक्त गुजारे ताकि वो अच्छा इंसान बन सके। लेकिन जिसे आवारा गर्दी में मजा आ जाए, बुरी सोहबत रास आ जाए, वो बहुत मुश्किल से सुधरता है। इमरान बेदिली से अहमद सूमरो के पास जाता रहा। तो जो कुर्बान लबाना था वो नहीं चाहता था कि ये इसके पास जाए और ये ट्यूशन फ्री ऑफ कास्ट वगैरह हासिल करे और उससे कोई जो है वो नॉलेज वगैरह मतलब हासिल करे। तो ये बात जो थी वो कुर्बान लबाना को अच्छी नहीं लगती थी और वो इसको शक की निगाह से देखता था। अहमद अली की जितनी तारीफें होती, कुर्बान लबानो उतना ही उससे नफरत करता, और ये नफरत बदल गई दुश्मनी में। जबकि अहमद अली सूमरो इस दुश्मनी से बेखबर किसी की जिंदगी बना रहा था और कुर्बान उसकी जिंदगी खत्म करने के मंसूबे। मेरा भाई तो किसी की जिंदगी बनाना चाहता था और इसका बदला तो हमें ये मिला कि हमारे भाई की जिंदगी चली गई। कुर्बान लबानो ने इमरान को बोतल में उतार लिया और अहमद अली सोमरो को कत्ल करने का घिनौना मंसूबा बनाया। न सिर्फ मंसूबा बनाया बल्कि इस पर अमल भी कर दिया। ये है वो गली जहां अहमद सूमरो को इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अहमद सूमरो नहीं जानता था कि जिसकी जिंदगी संवारने की खातिर वो दिन रात एक कर रहा है, वो दरअसल उसे कत्ल करने के पीछे पड़ा है। और मंसूबे के मुताबिक एक रात ये दोनों कहीं जा रहे थे कि कुर्बान लबानो सामने आ गया। इमरान एक तरफ हो गया और अहमद अकेला रह गया, जिस पर कुर्बान ने गोलियां बरसा दी। और उसने हमें बगैर किसी हिंट दिए हमारे रिश्तेदारों को या हमारे वारसीन को या हमारे बड़े भाइयों को बगैर किसी हिंट दिए, बगैर किसी मतलब वार्निंग के इतना बड़ा कदम मतलब उठा लिया। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो इमरान के फोन से मिलने वाली मालूमात उन्हें असल मुजरिम तक ले गई। इमरान और कुर्बान लबानो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। इसमें 3 नामिनेट अक्यूज्ड थे, जिनमें से 2 नामिनेट अक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं। असल में इनका चक्कर था कोई लड़के के मसले पे था।
اس پہ یہ قتل ہوا ہے احمد علی سومرو. ہم نے 2 جوابدار گرفتار کر کے ان کو جیل بھیج دیا ہے، اور وہ جو واردات میں پسٹل استعمال ہوا تھا وہ بھی ہم نے ریکور کیا ہے. ابھی جانچ جاری ہے، انشاءاللہ ایک اور جوابدار رہتا ہے اس کو بھی گرفتار کر کے ہم انشاءاللہ چالان کر دیں گے. احمد ایک غریب خاندان کی واحد امید تھا. ایک چھوٹے علاقے میں ایک بڑا شخص بننے والا تھا، پڑھ لکھ کر اپنے خاندان کا سہارا بننے والا تھا، لیکن رقابت اور حسد کی آگ ایک غریب لیکن نیک شخص کو کھا گئی، پورے خاندان کی کمر توڑ دی. ہمارا یہ خواب تھا کہ ہمارا بھائی بہت اچھا اور بڑی اسکیل کی جاب لے گا تو ہمارا سہارا بنے گا. اور اس کے علاوہ پی ایس ٹی میں بھی تالکا ڈیرکی میں وہ ٹاپ پہ تھا، تو اس کے تو بہت بڑے چانسز تھے ہر جگہ، اور سی ایس ایس میں بھی وہ پاس تھا. لیکن بائی چانس انفارچونیٹلی کیا کریں، ہمارے نصیب میں یہی لکھا تھا. عاشق اور محبوب کی یہ داستان اصل میں جرم کی وہ بھیانک کہانی ہے جس میں احمد علی سومرو رقیب نہ ہوتے ہوئے بھی مار دیا گیا. دشمنی احمد علی سے نہیں، دشمنی تو اس علم سے تھی جو وہ بانٹ رہا تھا. دشمنی اس عزت سے تھی جو احمد علی کے حصے میں آئی، اور احمد علی کو قتل کر کے لبانوں نے ذلت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا. انسانی نفسیات کی بیل انسان کے علم، خواہشات اور اس کے ماحول سے بنی ہوتی ہے. جوں جوں یہ بیل زندگی کی دیوار پر چڑھتی جاتی ہے، دیوار چھپ جاتی ہے اور زندگی پر اس کے اثرات بڑھتے جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے جب بیل پوری طرح چھا جاتی ہے اور زندگی دکھائی نہیں دیتی. یہ گوجرانوالا کے علاقے شہزادہ شہید کالونی کی ایک گلی. یہاں جمع یہ لوگ کسی جھگڑے یا دنگے فساد کی وجہ سے جمع نہیں ہوئے، بلکہ انہیں اپنے گھروں سے نکال کر جمع کرنے والی ہے ایک واردات. ایک ایسی واردات جس نے پولیس کو کہنے پر مجبور کر دیا کہ ان کی پیشہ ورانہ زندگی میں اس سے سفاک جرم کبھی نہیں ہوا. بہت زیادہ ظلم، جس کا خالد گمن خود یہ بات کرتا ہے کہ 144 مرڈر میرے سامنے آئے ہیں، لیکن اس طرح کا واقعہ زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا. اتنی بے دردی سے کسی کا قتل نہیں کیا گیا. اس محلے کے اس گھر میں 2 بہنوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ قتل پستول سے نہیں بلکہ بے رحمانہ انداز سے ہوا. کلہاڑیوں کے وار کر کے جان لی گئی 2 جوان بہنوں کی. دو عورتوں پر اس وقت تک وار کیے گئے جب تک وہ ختم نہ ہو گئی، مگر سفاکیت یہی تو ختم نہیں ہوتی. لفظ سفاکیت کے معنی یہاں ضرور ختم ہو گئے. کوئی دوسرا لفظ ڈھونڈنا ہوگا اس قتل کے لیے، کیونکہ یہ دونوں بہنیں امید سے تھیں، جن میں سے ایک کو خوشخبری اگلے روز ملنے والی تھی اور دوسری کے صرف چند مہینے رہ گئے تھے. میری آسمہ سے ناظمہ سے فون پہ بات ہوئی. آسمہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے مجھے بیٹا بتایا، تو کل انشاءاللہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے مجھے فارغ کرے. اس دنیا میں 2 نئے افراد کو آنا تھا، لیکن ان کے آنے سے پہلے بے رحم دنیا نے انہیں ختم کر دیا، اور ان کے ساتھ انہیں لانے والی ماؤں کو بھی. کون تھا وہ درندہ؟ کس کے دماغ میں شیطان نے ایسا خیال ڈالا؟ اور ایسا کون سا گناہ کیا تھا ان بہنوں نے جس کی انہیں ایسی سزا دی گئی؟ آسمہ اور ناظمہ کے قتل کی خبر ملتے ہی پولیس جائے وقوع پر پہنچی. شواہد اکٹھے کیے جانے لگے. ہر طرف خون تھا، کٹے ہوئے جسم تھے. جب صبح پولیس پہنچی ہے، لڑکیوں کے منہ میں کپڑے دیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس طرح ان کو پکڑ پکڑ کے ذبح کیا ہوا ہے. نہ تو یہ ڈکیتی کی واردات تھی اور نہ ہی خاندانی دشمنی. دشمنی تھی کسی کی تو ان 2 بہنوں سے تھی. پوچھ گچھ ہونے لگی. گھر میں کوئی موجود نہ تھا. 3 گھنٹوں بعد آسمہ کا شوہر نادر وہاں پہنچا. جب نادر گھر آیا تو اس کے سامنے پاگل کر دینے والے مناظر تھے. 10 بجے آیا، میرا سالہ میرے پاس گیا
आगे देखा रहा था ये दोनों किसी ने खत्म किया। लेकिन नादिर की तरफ से गैर मामूली रद्द अमल देखने में नहीं मिला। पुलिस ने उससे भी पूछगछ की और शक होने पर उसे अपने साथ थाने ले गई। पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो नादिर ने एक इंकिशाफ किया कि कत्ल उसके सामने हुआ है और कत्ल करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि उसका हमजुल्फ नाजिमा का शौहर यासिर था। ये कत्ल का संगीन तरीन मामला है, तो उसमें फौरी तौर पे ये डिसाइड कर लेना कि फलां है या फलां नहीं है, क्योंकि पहले दिन जिस बंदे ने कत्ल करना तस्लीम किया है वो उसमें शामिल ही नहीं था, मुद्दईयों ने उसका नाम ही नहीं लिखवाया था। ये बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो फिर पता चला कि इसमें तो उनका अपना दामाद ही शामिल है। नादिर का इंकिशाफ अब तक पुलिस की ज़बानी मालूम हुआ है या फिर नाज़मा और आसमा के घर वालों की तरफ से? कैमरे के सामने नादिर का बयान मौजूद नहीं और नाज़मा का शौहर यासिर फरार है। लेकिन नाज़मा और आसमा के घर वालों के मुताबिक नादिर मुजरिम नहीं, असल मुजरिम यासिर ही है। गिरफ्तार भी उसे ही किया जाए। नादर नहीं कातली, यासर कातली है। इन्ने साल नादर नहीं मारिया साड़ियां बेटियों को, यासर नाल होके मरवाया। यासर साड़ा कातली है, यासर दे भैन भरा सारे कातली। इन लोगों को फड़ना चाहिए, इनको सख्त सख्त सजा देनी चाहिए। जो मालूमात नाज़मा और आसमा के घर वालों की तरफ से मिली हैं, उनके मुताबिक आसमा और नादिर के बीच झगड़े रहते थे, लेकिन बड़े मसाइल छोटी बहन के साथ थे, नाज़मा की जिंदगी भी ससुराल में अजाब हो चुकी थी और इस हद तक कि यासिर के माँ बाप इसके बच्चे को भी इस दुनिया में लाने की इजाजत नहीं देना चाहते थे। धमकियाँ देती है फोन पे उसकी जो है ना जेठानी यास्मीन, वो अक्सर इसको फोन पे कहती थी कि मैंने तुझे मार देना है, तुझे मरवा देना है, ये बच्चा जो है ना ये हमें नहीं चाहिए, तुम तलाक ले लो। ये कहती नहीं, मैंने नहीं तलाक लेनी। अक्सर इनके दरमियान सिर्फ यही लड़ाई झगड़ा था। इन झगड़ों से तंग यासिर और नाज़मा नादिर के साथ रहने लगे। घर से निकाले गए हुए थे, लड़कियां घर से निकाली गई हुई थी और वो आपने वो नादिर के पास ही रहती थी, जो एक मजदूर है, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। यानी जब से इसकी शादी हुई इसने कुछ 10-12 जगह मकान जो है ना वो अपने बदले। अब दोनों बहनें एक ही घर में रहती थीं, क्योंकि नादिर यासिर का न सिर्फ हमजुल्फ था बल्कि